वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के पेपर 1 के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं, मनोविज्ञान आपका सब्जेक्ट है, तो आपको लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना होता है पेपर नंबर 1 में। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना होता है सकारात्मक मनोविज्ञान यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना होता है पेपर 2 के अंतर्गत। और पेपर 1 में आपको जीवन अवधि एवं मानव विकास यानी लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानना होता है। तो आज का जो वीडियो है पेपर 1 से रिलेटेड है, जीवन अवधि और मानव विकास से। और बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तीव्र गति से। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, 2024 की परीक्षाओं के लिए, 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो या लिखित हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चूंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को रखा है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और लिखित के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा तो आप अगर इसको देख लेंगे तो आपका काम मतलब कि सिलेबस के बारे में अपने कुछ जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले, प्रश्न है यहाँ पर कि एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना किसने करी है। फटाफट से आप बताओगे एडोलसेंस पुस्तक की रचना किसने करी है। स्टैनले महोदय ने करी है। ऑप्शन नंबर मतलब कि इसका स्टैनले ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चंस है, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी हमने रखे हैं, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, विकासात्मक का जनक मतलब विकासात्मक का जनक किसे कहा जाता है। तो जीन पियाजे को विकास का जनक या विकासात्मक का जनक कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, किसको, जीन पियाजे को कहा जाता है विकास का जनक। और मानव विकास की मैं बात कर रहा हूँ तो विकास जो होता है विभिन्न अवस्थाओं, गर्भावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था और वयासंधि, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक होते रहते हैं। विकास सीखने और परिपक्वता का परिणाम होता है। विकास के मस्तकाधोमुखी तथा निकट दूर दो निश्चित क्रम होते हैं। कुल मिलाकर के विकास की अवस्थाओं में मतलब कि विकास जो है विभिन्न अवस्थाओं में होता है, तो विकास के कई सारे नियम होते हैं। विकास अलग अलग मतलब कि अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विकास होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। सबसे पहली बात, विकास जो होता है अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। मतलब प्रत्येक विकास अवस्था के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध पाया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से चौथा नंबर, आर्थिक पिक्ट्स पुस्तक किसने लिखा है। आर्थिक पिक्ट्स पुस्तक की लेखना मतलब कि पुस्तक की रचना कब करी गई है, 1957 में करी गई है। अब पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, टेन महोदय ने इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक कब लिखी। तो इन्होंने 1876 में लिखी। अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना कब हुई। बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना 1893 में हुई। अगला प्रश्न सातवां नंबर, मानव विकास के अंतर्गत किस का विकास का अध्ययन किया जाता है। तो मानव विकास के अंतर्गत शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, इसके अलावा मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट आपको मानव विकास के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि का अर्थ क्या है, बताएं। बुद्धि के अर्थ की बात की तो आंतरिक और बाह्य दो अंगों का बढ़ना, ये बुद्धि होता है। बुद्धि का अर्थ होता है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। और खास करके आपको बता दूं बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि जो होती है वो आंतरिक ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सॉरी, बुद्धि बोल रहा हूँ, वृद्धि, वृद्धि है, ग्रोथ, वही मैं सोच रहा हूँ बुद्धि कहाँ से आ गया। वृद्धि की अगर बात की जाए, वृद्धि जो होती है ये आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है। आप देखेंगे ग्रोथ, अब ग्रोथ आपके इमोशन का भी होता है, आपके शरीर का भी होता है। तो आंतरिक जो चीज़ें हैं उसका भी आपका मतलब वृद्धि होती है और बाह्य अंगों का भी होता है। विकास की अगर बात करें तो विकास में होने वाले दो परिवर्तन बताएं। एक होता है रचनात्मक परिवर्तन, एक होता है विनाशात्मक परिवर्तन। तो ये दो परिवर्तन होते हैं आपके। विकास के तीन क्षेत्र बताइए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक यानी कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। हरलाक महोदय ने शैशवावस्था की अवधि क्या बतलाई है। तो हरलाक महोदय ने जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक शैशवावस्था की अवधि बताई है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया, प्रश्न है विकास की प्रक्रिया के तीन रूप बताइए। देखिए, पहला है आकार व अनुपात में परिवर्तन होता है विकास में। दूसरा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है। तीसरा नए गुणों की प्राप्ति होती है। तो विकास के तीन रूप ये हो गए। अगला प्रश्न 13वां नंबर, विकास की एक परिभाषा दीजिए। मुनरो कहते हैं कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और उसी को विकास कहते हैं। तो विकास की परिभाषा अपने अपने हिसाब से विद्वानों ने दी है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये विकास की परिभाषा किसने दी है,
किसने दी भाई? ये विकास की परिभाषा दी है मुनरो ने, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? इंटरव्यू, इंटरव्यू 2 प्रकार का होता है साक्षात्कार। आगे देखेंगे प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साक्षात्कार की एक परिभाषा दीजिए। हाइडर और लिंडमैन ने कहा कि साक्षात्कार के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संवाद या मौखिक प्रत्युत्तर होते हैं, उसी को साक्षात्कार कहा जाता है, इंटरव्यू कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं और मौखिक प्रत्युत्तर होता है, यानी कि क्वेश्चन और आंसर की श्रृंखलाएं चलती हैं, मतलब एक प्रश्न पूछता है पूरा और दूसरा उत्तर देता है, उसी को इंटरव्यू कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि में प्रयुक्त होने वाले चर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोगात्मक विधि में प्रयुक्त होने वाले चर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि के 3 चरण लिखिए। तो परिकल्पना तैयार करना पहला, दूसरा विषय वस्तु का चुनाव कर लेना, और तीसरा उपकरण तथा सामग्री इकट्ठा कर लेना, जिससे आपको प्रयोगात्मक विधि में जिस उपकरणों का प्रयोग होना उसको आप इकट्ठा कर लें। अगला प्रश्न 19वां नंबर, किस विधि में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है? तो किस विधि में? प्रयोगात्मक विधि में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। 20वां प्रश्न है, मानसिक मापन की विधि के जन्मदाता कौन है? तो मानसिक मापन विधि के जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। बढ़िया प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपके आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, और लिखित के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। 21 नंबर प्रश्न है, अंडाणु कितने दिनों में परिपक्व होता है? तो 28 दिनों में अंडाणु परिपक्व होता है। अंडाणु का विकास किसमें होता है? डिंब ग्रंथियों में होता है। अगला प्रश्न है, परिपक्व अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? उसको डिंबरक्षण कहते हैं। ठीक है, डिंबाक्षण। अगला प्रश्न है, अंडाणु के परिपक्वीकरण की क्रिया कब प्रारंभ होती है? वया संधि अवस्था में प्रारंभ होती है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताएंगे। प्रश्न, कितने माह तक गर्भस्थ शिशु के भार तथा आकार में वृद्धि होती है? तो 3 माह तक गर्भस्थ शिशु के भार और आकार में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न 26 नंबर, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले 3 महत्व बताइए। देखिए, माँ का आहार कैसा है, ये प्रभावित करता है गर्भकालीन विकास में बच्चों का। माँ का स्वास्थ्य कैसा है, ये भी प्रभावित करता है। और मादक द्रव्य या तंबाकू का सेवन अगर माता करती है तो फिर दिक्कत होती है, तो वो भी प्रभावित करता है गर्भकालीन अवस्था के दौरान। 27 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण गर्भकालीन विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो गर्भकालीन अवस्था में जब जो है बच्चा माता के पेट में होता है उस समय 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती डिंबावस्था, एक होती भ्रूणावस्था और एक होती है गर्भावस्था। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रसव पूर्व अवस्था में होने वाले 3 जोखिम बताएं। प्रसव पूर्व मतलब कि प्रसव के पहले, यानी कि जन्म के पहले ही जो जोखिम होते हैं पेट में ही, तो उसमें जैसे प्लेसेंटल ऑप्शन और इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एक्रीटा, ये सब जोखिम होते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 29 नंबर, डिंबावस्था की अवधि क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक ये डिंबावस्था मतलब कि डिंबावस्था की अवधि गर्भाधान की क्रिया से लेकर के 2 सप्ताह तक ये डिंबावस्था होती है, और ये गर्भकालीन मतलब कि ये प्रसव पूर्व ही अवस्थाएं होती हैं। भ्रूणावस्था क्या होती है? भ्रूणावस्था की अवधि तीसरे सप्ताह से शुरू होती है और दूसरे माह के अंत तक होती है, यानी कि 3 सप्ताह से लेकर के दूसरे माह के अंत तक होती है, 2 महीने तक। गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या है? तीसरे माह से प्रारंभ होकर के जन्म लेने तक का जो समय होता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था कही जाती है। तो इस तरीके से माता के पेट में ही यानी गर्भावस्था के दौरान ही 3 अवस्थाएं हो गई आपकी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सब ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 32 नंबर प्रश्न है, आरएच फैक्टर या आरएच कारक क्या है? आरएच कारक जो होता है ये रक्त यानी खून के लाल रक्त कणों में पाया जाता है, जो रेड ब्लड जो मतलब वो होती है कणिकाएं होती हैं उसमें पाया जाता है, एक पदार्थ है ये। रक्त में इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ये आरएच फैक्टर होता है। 33 नंबर प्रश्न, नवजात अवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो असमायोजन अवस्था होती है नवजात अवस्था की। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, 3 किलोग्राम से कम भार वाले शिशु क्या कहलाते हैं? तो अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं वो। अगला प्रश्न, नवजात शिशु के चेहरे पर मस्तिष्क का अनुपात कितना होता है? तो 8:1 होता है नवजात शिशु के चेहरे और मस्तिष्क का अनुपात 8:1 होता है। अगला प्रश्न, शिशु के जन्म के समय उसके श्वसन की दर क्या होती है? 40 से 45 के आसपास होती है उसकी श्वसन की दर 1 मिनट में।
अगला प्रश्न है क्रियात्मक विकास को परिभाषित करें। क्रियात्मक विकास की अगर बात करें तो हरलाक महोदय कहते हैं कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण में होए जो जन्म के समय तथा जन्म के उपरांत निरर्थक और अनिश्चित होते हैं। तो क्रियात्मक विकास वही होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 28 नंबर, सहज क्रियाएं किसे कहते हैं? सहज क्रियाओं से तात्पर्य उन जन्मजात क्रियाओं से है जो सहज रूप से उद्दीपक की प्रतिक्रिया स्वरूप होने लगती हैं। ये क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये सहज क्रियाएं हैं या स्वाभाविक क्रियाएं। 39 नंबर प्रश्न, नवजात शिशु में पाई जाने वाली 3 सहज क्रियाएं कौन कौन सी बताएं? देखिए, नवजात शिशु में 3 क्रियाएं, एक तो आँख की पुतली की सहज क्रिया पहली, दूसरी पाँव को तलवे की सहज क्रिया, इसके अलावा मांसपेशियों की सहज क्रिया। तो ये 3 क्रियाएं नवजात शिशु में होने वाली क्रियाएं हैं। 40 नंबर प्रश्न, क्रियात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक विकास से तात्पर्य होता है कि बालक के भीतर क्रियात्मक क्षमताओं का तथा क्रियात्मक कौशलों यानी स्किल्स का डेवलपमेंट हो, विकास हो। इसके द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। अपने हाथ को उठाना बैठाना ये सब हुआ कि जैसे अपने शारीरिक अंगों को ये बताना कि भाई ऐसे, मतलब उसको कंट्रोल में लाना ही एक प्रकार से क्रियात्मक विकास कहलाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। 41 नंबर प्रश्न, भाषा विकास के 3 चरण होते हैं, बताएं। भाषा विकास की बात की जाए तो भाषा विकास के 3 चरण होते हैं। हरलाक महोदय कहते हैं कि भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों तथा भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। ये हरलाक महोदय कहते हैं। ठीक है, तो भाषा विकास के 3 चरण में एक तो बोलने की तैयारी पहले, दूसरा आकलन शक्ति का विकास और तीसरा शब्द प्रयोग। ये 3 चरण होते हैं भाषा विकास के। शैशवावस्था को परिभाषित कीजिए। देखिए, कुप्पू स्वामी कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक चलती है या 3 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था की पार्ट्यूनेट अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था में जो पार्ट्यूनेट अवस्था होती है वह अवस्था होती है जिसमें बच्चे की नाल को काट करके माँ से अलग उसे कर दिया जाता है, और यह अवस्था जन्म से लेकर के जन्म के 15 से 30 मिनट की ये क्रिया होती है, मतलब कि ये अवस्था, तो उसी को पार्ट्यूनेट अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है नियोनेट अवस्था क्या होती है? नियोनेट अवस्था से तात्पर्य होता है नवजात शिशु जो होता है उसी को नियोनेट अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, शिशु के समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था की 3 विशेषताएं बताएं। पहला है अपरिपक्वता, दूसरी है पराश्रिता, तो तीसरी है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो ये सब शैशवावस्था की 3 विशेषताएं हैं। अपरिपक्व होता है बालक इसमें, दूसरे पराश्रित होता है। ठीक है, आगे देखिए। 47 नंबर प्रश्न है, जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? तो बहुत तीव्र होती है, यानी अत्यंत तीव्र होती है। 48 नंबर प्रश्न है, बालक की लंबाई पर किन भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है? तो बालक की लंबाई पर सामाजिक और आर्थिक दशाओं का, वंशानुक्रम का और जातीय विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे, 49 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक बालक के जीवन में दांतों का विकास कितनी बार होता है? तो 2 बार दांतों का विकास होता है मनुष्य के जीवन में। 50 नंबर प्रश्न है, प्रथम बार शिशु के दांत कब निकलना आरंभ होते हैं? 6 से 7 महीने में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। दूध के दांतों को क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं, चूंकि यह दूध के दांत जो होते हैं गिर जाते हैं, फिर नए दांत जमते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती दूध के दांतों की संख्या। अगला प्रश्न, दूध के दांत आकार में कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं दूध के दांत। अगला प्रश्न है, स्नायु कितने, मतलब स्नायु कोष कितने प्रकार के होते हैं? स्नायु कोष 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वचालित स्नायु कोष, एक होता है सांवेदिक, मतलब कि संवेदनिक और प्रेरक स्नायु कोष, और एक होता है सहचर्य स्नायु कोष। तो ये स्नायु कोष होते हैं 3 प्रकार के। आगे देखेंगे, स्वचालित स्नायु कोष किस तंत्र को नियंत्रित करते हैं? तो स्नायु कोष, स्वचालित स्नायु कोष जो होते हैं वो हृदय को, फेफड़े को, यकृत, लीवर, आमाशय, स्टमक एंड प्रजनन तंत्र जो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, इन सभी और रक्त परिवहन तंत्र, इन सभी को नियंत्रित करता है स्वचालित स्नायु कोष। आगे देखेंगे, 56 नंबर प्रश्न है, संवेदनिक और प्रेरक स्नायु कोष किससे संबंधित हैं? फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवेदनिक और प्रेरक स्नायु कोष किससे रिलेटेड है? तो संवेदनिक और प्रेरक स्नायु कोष जो है ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। 56 नंबर प्रश्न है, साहचर्य स्नायु कोष किन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं? तो साहचर्य स्नायु कोष सोचने, विचारने, कल्पना शक्ति,
तर्क शक्ति, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, इन सभी मानसिक क्रियाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, यानी क्रियान्वित करते हैं मतलब साहचर्य स्नायु कोष। 58 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था में सामाजिक विकास की 3 विशेषताएं बताएं। तो आरंभिक सामाजिक प्रतिक्रियाएं पहली विशेषता, दूसरी बालकों के साथ प्रतिक्रियाएं और तीसरी सामूहिक प्रतिक्रियाएं। तो ये सब शैशवावस्था के सामाजिक विकास की 3 विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर, सामाजिक विकास के 3 मानदंड बताएं। सामाजिक परिपक्वता पहला मानदंड, दूसरा सामाजिक अनुरूपता और तीसरा है सामाजिक समायोजन। ये सामाजिक विकास के 3 मानदंड होते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था की 3 विशिष्ट सामाजिक क्रियाएं बताएं। एक होता है ध्यान आकर्षण, एक होता है अनुकरण और एक होता है पराश्रिता। दूसरे पराश्रित होते हैं, दूसरे का नकल यानी अनुकरण करते हैं और ध्यान आकर्षण करते हैं दूसरों का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 60 नंबर देखेंगे। प्रश्न बढ़िया है। देखिए, भाषा विकास से क्या आशय है। भाषा विकास से आशय व्यक्ति की ऐसी क्रियाओं तथा क्षमताओं से है जिनके माध्यम से वह अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। ये होता है भाषा विकास। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था की अवधि क्या है। 7 से लेकर के 12 साल की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखें, 0 से यानी बच्चा जब पैदा होता है वहां से लेकर के 2 साल तक की अवस्था आपकी शैशवावस्था। 2 साल से लेकर के आपकी 12 साल की जो अवस्था होती है ये अवस्था होती है बाल्यावस्था। अब इसमें जो है 2 साल से लेकर के 6 साल तक की जो अवस्था होती है ये पूर्व बाल्यावस्था और 7 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था जो होती है ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। इसके बाद में 12 साल से लेकर के 18 साल तक किशोरावस्था। इसमें भी 12 से लेकर के जो 16 साल तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और अब 16 से लेकर के 18 या 19 साल की जो अवस्था होती है वो आपकी हो जाती है उत्तर बाल्य मतलब उत्तर किशोरावस्था। इसके बाद में किशोरावस्था के बाद में 18 के बाद में व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है तो उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो उत्तर बाल्यावस्था की अवधि 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था की 3 विशेषताएं बताएं। एक तो गंदी आयु कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को, चुस्ती की आयु और आयु समूह, ये 3 विशेषताएं हैं। 63 नंबर प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था की 3 विशेषताएं बताएं। पूर्व बाल्यावस्था पूर्वशाली अवस्था है पहली विशेषता। पूर्व बाल्यावस्था समूह की पूर्व अवस्था है। पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था है। इसमें बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं लगातार। 64 नंबर प्रश्न है, आप देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास क्या है, फटाफट से आप बताएंगे संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है आपका ज्ञान का विकास होना। संज्ञानात्मक विकास एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्राणी की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करें। वेबस्टर कहते हैं कि जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण ही संज्ञान होता है और इसी का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया के सोपान बताएं। इसके मुख्य रूप से कई सोपान होते हैं। एक प्रतिमा निर्माण पहला, फिर संकेत, फिर भाषा, फिर तर्क और फिर प्रत्यय निर्माण। ये सब सोपान होते किसके, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के। 67 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की 3 विशेषताएं बताएं। तो पहले विशेषता इसकी है कि यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो अमूर्त रूप से होती रहती है। दूसरी, संज्ञानात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये 2 विशेषताएं हो गई संज्ञानात्मक विकास की। सामान्य से विशिष्ट प्राणी आपको बनाता है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है। तो पियाजे कहते हैं कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक जो होता है अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, मतलब अनुकूलन, जिसके अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। एक तो आत्मसातीकरण यानी किसी चीज़ को देख करके उसको अपना लेना, दूसरा समायोजन यानी कोई सिचुएशन आती है उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेना, अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेना। तो ये होता है आपका अनुकूलन। छठा प्रश्न आप देखिए, मतलब कि 69 नंबर प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं बताएं। एक तो पहली अवस्था इनकी इंद्रिय पेशी अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए, फटाफट से आप बताएंगे। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक, एक तो होता है परिपक्वता, एक है मस्तिष्क में विकार और एक है ज्ञानेंद्रिय दोष। तो ये सब जो है आपको संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं आपके, ये परिपक्वता, मस्तिष्क में विकार और ज्ञानेंद्रिय दोष। ठीक है। आगे देखेंगे 71 नंबर प्रश्न है, बालकों में संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के 3 उपाय बताएं। तो पहली बात तो अपने बच्चों के साथ समय निकाल करके प्रतिदिन संवाद करें।
तो वो संज्ञानात्मक क्षमताओं का उनका विकास होगा। बच्चों की रुचियों और सृजनात्मक क्षमता का विकास करें। इसके अलावा बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर सही समाधान प्रस्तुत करें उसका, तब आप जो है क्या कर पाएंगे, बच्चों का संज्ञानात्मक क्षमता का विकास कर पाएंगे। 72 नंबर प्रश्न है, गार्डनर गार्डनर संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के तरीके बताइए। तो उन्होंने कहा गार्डनर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो भाषा संबंधी क्षमता, तर्क और गणित की क्षमता, शारीरिक क्रियात्मक क्षमता, व्यक्तिगत आत्मगत परिवेशगत बोध क्षमता, संगति की क्षमता, सृजनात्मक क्षमता, ये सब गार्डनर संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के तरीके हैं। 73 नंबर प्रश्न, संवेग क्या है? संवेग प्राणी की वह उद्विग्न अवस्था होती है जिसमें आवेश की स्थिति में शरीर की आंतरिक और बाह्य दशाओं में परिवर्तन आ जाता है। ये होता है संवेग, यानी इमोशन। आपको जैसे कि आपने कोई चीज़ देखा तो फिर आप उस पर रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं, ठीक है, रोते हैं, या अलग तरीके से आप रिएक्शन देते हैं, तो वो रिएक्शन जो होता है वही होता है आपका संवेग, इमोशन जिसको आप बोलते हैं। संवेग को परिभाषित करें। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। आप उत्तेजना में किसी को गाली देते हैं तो भी संवेग के दौरान ही होता है, संवेग के कारण ही। अगला प्रश्न, संवेग के प्रकार बताएं। संवेग दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक संवेग, एक ऋणात्मक संवेग यानी पॉजिटिव इमोशन, और एक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इमोशन। धनात्मक संवेग क्या है? वे संयोग जो सुख अनुभूति के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि प्रेम हो गया, स्नेह, हर्ष, प्रसन्नता, आनंद, ये सब धनात्मक संवेग होते हैं। ऋणात्मक संवेग क्या होते हैं? तो वे संवेग जो दुख की अनुभूति होने पर प्रकट होते हैं, जैसे क्रोध आ गया तो जो संवेग आता है, चिंता, भय, ईर्ष्या, इन सभी से जो उत्पन्न होने वाला जो क्रियाएं हैं वो सब आपकी ऋणात्मक संवेग के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, बालकों के संवेगों के तीन महत्व बताएं। एक तो आनंद की अनुभूति पहला, दूसरा आदतों के निर्माण में सहायक, तीसरा सामाजिक समायोजन में सहायक होते हैं संवेग। अगला प्रश्न, बालकों के संवेगों की तीन विशेषताएं बताएं। तो बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, पहली बात। बालकों के संवेग तीव्र होते हैं, तीसरी बात। बालकों की संवेगात्मक अनुभूतियां जो होती हैं बार बार अभिव्यक्त होती रहती हैं। इनको संवेग क्षण में दूसरे आते हैं, कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, ठीक है, कभी खिलखिलाएंगे, तो ये संवेग इनके बदलते रहते हैं समय समय पर और तीव्र गति से बदलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था के तीन प्रमुख संवेग बताएं। एक तो भय यानी डर लगता है बच्चों को, एक क्रोध और एक ईर्ष्या। ये तीन जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन संवेग बच्चों के मतलब बाल्यावस्था के। किशोरावस्था वह काल है जिसमें विकासशील प्राणी बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह परिभाषा किसने दी है? जर्सील्ड महोदय की परिभाषा है ये। आगे प्रश्न है, किशोरावस्था वह काल है जिसमें विकासशील प्राणी बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ये जर्सील्ड की ही है। पूर्व किशोरावस्था किस आयु को कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था 13 साल से लेकर के 16 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, और उत्तर किशोरावस्था 16 से लेकर के 18। अगला प्रश्न 83 नंबर, किशोरावस्था में बालक किस आयु तक अपनी लंबाई का केवल 57% वृद्धि कर सकता है? तो 14 वर्ष तक बालक अपनी लंबाई का 57% बढ़ चुका होता है, वृद्धि कर चुका होता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के तीन संवेग बताएं। चिंता, क्रोध और ईर्ष्या, ये किशोरावस्था के तीन संवेग है। अगला प्रश्न, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक। तो स्टेनले हॉल एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं। एडोलसेंस माने किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन शब्द से हुई है। एडोलसेंस लैटिन भाषा का शब्द है। 57 नंबर प्रश्न है, बालिकाओं में वया संधि अवस्था के तीन लक्षण बताएं। तो वया संधि के तीन लक्षण बालिकाओं में, एक तो अंडाणु का विकास होने लगता है, दूसरा स्तनों का विकास और तीसरा नितंबों का फैलना। ये तीन वया संधि के दौरान तीन लक्षण बालिकाओं में दिखाई पड़ते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बालिकाओं में वया संधि अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? 10 से लेकर के 13 वर्ष के बीच में आप देखेंगे वया संधि की अवस्था होती है बालिकाओं की, ठीक है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, मासिक स्राव के समय रक्त के संधि साथ योनि से बाहर क्या निकलता है? तो अंडाणु निकलते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 90 नंबर, बालिकाओं में कितने दिनों में अंडाणु परिपक्व होते हैं? तो 28 दिनों में अंडाणु परिपक्व होते हैं बालिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 91 नंबर है, कौन सा हार्मोन वया संधि में बालकों में यौन संबंधी गौण लक्षणों को उत्पन्न करता है? तो होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। ये हार्मोन जो होता है ये वया संधि के दौरान बालकों में यौन संबंधी गौण लक्षणों को उत्पन्न करता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन किस में पाया जाता है? तो ये पुरुषों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, वया संधि अवस्था में मुहासे और दाने क्यों निकलते हैं? तेल ग्रंथियों के स्राव के कारण से क्या होता है? ये मुहासे और दाने निकलते हैं वया संधि के दौरान।
ठीक है। आगे देखेंगे 94 नंबर प्रश्न है, बालक और बालिकाओं में से किसमें वया संधि अवस्था पहले आती है? तो बालिकाओं में वया संधि पहले आती है। बालिकाओं में आप देखेंगे बालिकाएं बहुत कम उम्र में आपको लगती है कि भाई ये बहुत ज़्यादा उम्र की हो गई हैं, बड़ी लगती हैं। तो इस तरीके से बालिकाओं में वया संधि जो अवस्था होती है पहले आती है, बालकों में थोड़ी दिन बाद आती है। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है, आत्म अवधारणा के 3 घटक बताइए। एक तो आत्मसम्मान, एक आत्मस्वा और एक आत्म छवि। ये आत्म अवधारणा के 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन व्यक्तित्व निर्माण में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? तो अहंग को वो इम्पोर्टेंट मानते हैं। जेम्स मार्सिया ने किशोरों में व्यक्तित्व निर्माण की कितनी स्थितियां बताई हैं? तो 4 स्थितियों के बारे में उन्होंने बताया। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किशोर पहचान के 2 चरण बताइए। एक तो प्रतिबद्धता और एक खोज। ये किशोर पहचान के 2 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों और धारणाओं को क्या कहा जाता है? विचारों और धारणाओं को प्रत्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न 101 नंबर, पूर्व प्रौढ़ावस्था की अवधि क्या है? पूर्व प्रौढ़ावस्था की अवधि 21 से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था पूर्व प्रौढ़ावस्था की अवस्था अवधि कहलाती है। अगला प्रश्न 102 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की 3 विशेषताएं बताएं। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की 3 विशेषताएं बताएं। तो पहला संतान उत्पत्ति की अवस्था, दूसरा अस्थायित्व की अवस्था, तीसरा सामाजिक अलगाव की अवस्था। तो ये प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की 3 विशेषताएं हैं। आगे देखिएगा, लैंगिक भूमिकाओं का निर्धारण किसमें होता है? लैंगिक भूमिकाओं का निर्धारण किसमें होता है? परिवार में, समाज में, संस्कृति में। तो लैंगिक भूमिकाओं का निर्धारण किसमें होता है? ये सभी में होता है। आयु वृद्धि के साथ लैंगिक भूमिकाएं कैसी होती हैं? अधिक स्पष्ट और परिवर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रौढ़ावस्था में लैंगिक भूमिकाएं कब प्रारंभ होती हैं? विवाह के पश्चात प्रारंभ होती हैं। अगला प्रश्न, संतान उत्पत्ति के पश्चात अवस्था क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं विस्तार की अवस्था। आगे देखेंगे, अपनी भूमिका में माता पिता को किशोरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न, संतान उत्पत्ति के पश्चात समायोजन की समस्या अधिक किसमें होती है? तो माँ में होती समायोजन की अवस्था ज़्यादा। अगला प्रश्न, प्रथम विधवा पुनर्विवाह किसके द्वारा करवाया गया था? श्री ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में पारित हुआ। अगला प्रश्न, समलैंगिकता के समस्त संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता 377 से संबंधित है। समलैंगिकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 377 जो धारा है, 377 जो धारा है, इसमें लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की शादी कर सकती हैं। ये एक प्रकार समलैंगिकता के संबंध में निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। करियर नियोजन के लाभ बताइए। देखिए, पहला लाभ ये है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात, लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है। तो करियर नियोजन के ये 2 लाभ हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करियर नियोजन के 2 चरण बताइए। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। ये करियर नियोजन के 2 चरण की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात यह जानना कि आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं तो आप उसी क्षेत्र में जाएं। दूसरी बात, आपके पास कौन से स्किल है यानी कौशल है, कौन सी प्रतिभा है, कैसी किस में आप रुचि लेते हैं। इसके अलावा आपकी तकनीकी ज्ञान कैसा है। तो जो संभावित नौकरी के लिए उपयुक्त हो आप उसी में जाएं। तो करियर नियोजन के ये 2 चरण होते हैं जिनको आप अगर चूज कर लें तो आप अच्छा कर सकते हैं जीवन में। 114 नंबर प्रश्न है, करियर विकास के 3 चरण बताएं। एक तो अन्वेषण या खोजी चरण, दूसरा स्थापना चरण, तीसरा रख रखाव चरण। तो ये करियर विकास के 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 115 नंबर प्रश्न है, करियर विकास के 3 महत्व बताइए। देखिए, व्यक्ति की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, पहला। दूसरा, व्यावसायिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तीसरा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो ये करियर विकास के 3 महत्व मैंने बताया आपको। आगे देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न है, समलैंगिकता के 2 स्वरूप बताइए। एक होता है आपका महिला समलिंगी यानी कि लेस्बियन जिसको बोलते हैं, और एक होता है गे जो कि पुरुष समलिंगी होते हैं। तो जो पुरुष वाले होते हैं वो उनको गे बोलते हैं, महिलाओं को लेस्बियन बोलते हैं, महिला समलिंगी और पुरुष समलिंगी। तो इस समलैंगिकता के 2 स्वरूप हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 117 नंबर प्रश्न है, पुनर्विवाह से 2 लाभ बताएं। विधवा या तलाकशुदा स्त्री को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है पुनर्विवाह से। पुनर्विवाह से समाज में अनाचार, अनैतिक यौन संबंध, वेश्यावृत्ति, गर्भपात, भ्रूण हत्या आदि सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन यानी खात्मा होता है। तो इसलिए पुनर्विवाह जरूरी है। 118 नंबर प्रश्न है, पुनर्विवाह के 2 हानियाँ। पहला हानि तो ये कि कोई एक पक्ष जब अपने पूर्व पति या पत्नी से अधिक लगाव रखता है तो पुनर्विवाह के बाद वैवाहिक संबंधों में प्रेम का अभाव हो जाता है।
दूसरी बात, यदि पति या पत्नी के साथ पूर्व विवाह से संतानें होती हैं तो उनको सौतेली माँ या पिता का पूर्ण स्नेह नहीं प्राप्त हो पाता, तो ये दो हानियां होती हैं पुनर्विवाह से। 119 नंबर प्रश्न है, विवाह विच्छेद से दो हानियां बताएं। विवाह विच्छेद यानी तलाक से दो हानियां क्या होती हैं? आर्थिक समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती पहली, दूसरी संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। 120 नंबर प्रश्न, विवाह विच्छेद के दो कारण बताइए। तो एक तो पति का पत्नी पर अत्याचार और क्रूर व्यवहार करना, ये विवाह विच्छेद का पहला कारण है। दूसरा, पर स्त्री गमन और विवाहोत्तर संबंध, जो मान लेते हैं जो पुरुष लोग करते हैं कि भाई स्त्री घर में आ गई तो फिर उससे दिक्कत होती है, पर स्त्री गमन करना है, विवाह के बाद में भी अनैतिक संबंध बनाना, तो ये सब गलत बात। तो इसमें क्या होता है कि विवाह विच्छेद होते तलाक हो जाता है और पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। अगला प्रश्न है 121 नंबर, मध्य प्रौढ़ावस्था की तीन विशेषताएं बताएं। तो पहली है शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की अवस्था, दूसरी है सामाजिक संबंधों का विकास या अधिक विकास, और तीसरा होता है मूल्यों के प्रति दृढ़ आस्था या अवस्था। ये मध्य प्रौढ़ावस्था की तीन विशेषताएं हैं, मूल्यों के प्रति दृढ़ आस्था मतलब अवस्था, और सामाजिक संबंधों का अधिक विकास, और इसके अलावा अ, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की अवस्था होती है ये मध्य प्रौढ़ावस्था। 122 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रौढ़ावस्था के दो विकासात्मक कार्य बताएं। पहला है मध्य अवस्था के शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार कर समायोजन करना, दूसरा मतलब कि वयस्कावस्था में अवकाश समय की गतिविधियों का करना। तो इस तरीके से ये मध्य प्रौढ़ावस्था के दो विकासात्मक कार्य हैं। 123 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मध्य प्रौढ़ावस्था में होने वाले तीन परिवर्तन बताइए। पहला परिवर्तन होता है भार में वृद्धि होती है मध्य प्रौढ़ावस्था में, दूसरा सांवेगिक क्षमताओं में कमी आती है, तीसरा आंतरिक अंगों की क्रियाओं में परिवर्तन होता है मध्य प्रौढ़ावस्था में। अगला प्रश्न है, रजोनिवृत्ति में कौन मतलब होने वाला तीन परिवर्तन बताइए। रजोनिवृत्ति में होने वाले तीन परिवर्तन बताइए। तो पहला परिवर्तन होता है उच्च ताप महसूस होता है, दूसरा नींद नहीं आती, तीसरा वेजाइना में दर्द और सूखापन हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, रजोनिवृत्ति के बाद होने वाली दो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताएं। एक अतिभार यानी मोटापा और एक ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये दो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है रजोनिवृत्ति के बाद। 126 नंबर प्रश्न है, मध्यवयः में तरल वृद्धि कैसी होती है। तो ये घटती है। अगला प्रश्न है 127 नंबर, अवसाद, हाथ पैरों में कंपन, मूड में परिवर्तन आदि समस्याएं कब होती हैं। तो मानसिक परिवर्तन के दौरान ये सब चीज़ें होती हैं। 128 नंबर प्रश्न है, मानसिक क्षमताएं किस उम्र तक स्थिर रहती हैं। तो 60 वर्ष तक मानसिक क्षमताएं जो होती हैं स्थिर रहती हैं। मध्यावस्था के संबंध कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक संबंध। अगला है अनौपचारिक संबंधों के तीन स्वरूप बताएं। पहला वैवाहिक संबंध पति पत्नी संबंध, दूसरा संतान संबंध, तीसरा नाती पोतों से संबंध। तो ये अनौपचारिक संबंधों के तीन रूप हैं। मध्यवया के तीन औपचारिक संबंध बताएं। करीबी दोस्त, कार्यक्षेत्र की मित्रता और इंटरनेट दोस्ती, तो ये मध्य अवस्था के दौरान की औपचारिक संबंध है। ठीक है, आगे देखेंगे, मध्यवया इंटरनेट दोस्ती के तीन लाभ बताएं। एक तो विचारों का आदान प्रदान होता है, आजकल जैसे जो आपके फेसबुक दोस्त या व्हाट्सएप के दोस्त हैं, तो ये सब इससे क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, मनोरंजन होता है, अकेलापन भी दूर होता है लोगों का। इसके अलावा अगर बात करें, अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 133 नंबर, मध्य अवस्था में व्यावसायिक समायोजन के तीन कारण बताएं। पहला है व्यावसायिक अपेक्षाएं, दूसरा है पदोन्नति के कम अवसर, और तीसरा है आत्मसम्मान की भावना। तो ये मध्यावस्था में व्यावसायिक समायोजन के तीन कारण हैं। 134 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक समायोजन क्या होता है। व्यावसायिक समायोजन से आशय है कि व्यक्ति किस प्रकार अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने निर्धारित व्यवसाय के क्षेत्र में किस प्रकार अनुकूलन बनाने में कार्य कर रहा है। तो ये व्यावसायिक समायोजन है। आगे देखिएगा, 135 नंबर प्रश्न है, व्यवसाय का समायोजन क्या है। तो जब कोई वयस्क या व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में अपनी वर्तमान परिस्थितियों के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है, तो उसी स्थिति को व्यावसायिक असमायोजन की स्थिति कहते हैं। 136 नंबर प्रश्न है, जीवन की अंतिम अवस्था किसे कहते हैं। तो जीवन की अंतिम अवस्था जो होती है उसको वृद्धावस्था कहते हैं। हरलाख महोदय ने वृद्धावस्था को क्या नाम दिया है, उन्होंने उत्तर प्रौढ़ावस्था कहा है, वृद्धावस्था को किसने, हरलाख महोदय ने। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। जीवन प्रत्याशा से आशय है कि कोई व्यक्ति जन्म के पश्चात कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। पहला ये होता है जीवन प्रत्याशा से मतलब कि कोई व्यक्ति
कितने जन्म के पश्चात कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, ये जीवन प्रत्याशा होती है। 139 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत जीवन प्रत्याशा में कितनी रैंकिंग दर है? तो भारत जो है वो जीवन प्रत्याशा में जो है 117वीं रैंक पर है। अगला प्रश्न है 2020 के आंकड़ों के अनुसार महिला और पुरुष में जीवन प्रत्याशा किसकी अधिक है? महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है, महिलाएं ज़्यादा जीना चाहती हैं। अगला प्रश्न है 220 के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 69 से 5 मतलब 69.5 वर्ष जो है ये मैक्सिमम लोग जो है अवसतन जीते हैं, मतलब इतना साल के बाद में व्यक्ति मरने को लेकर के मतलब ये सोचते हैं कि भाई चले जाए यहाँ से। 2020 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष होती है? 72.2 वर्ष, यानी महिलाओं की ज़्यादा होती जीने की। आगे देखेंगे 2020 में भारत की कुल कितनी जीवन प्रत्याशा दर्ज की गई है? तो 70.8 जो है वर्ष दर्ज की गई है। अगला है जरण के 3 कारण बताएं। तो कोशिका विभाजन की क्रिया धीमी गति से होती है, शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना और ऊतकों को में लचीलापन कम होना, ये सब आपको जराल अवस्था में यानी उत्तर प्रौढ़ावस्था में आपको मिलती है चीज़ें, यानी वृद्धावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है उत्तर प्रौढ़ावस्था की 3 विशेषताएं बताएं। एक तो वृद्धावस्था ह्रास की अवस्था होती है, और वृद्धावस्था तेजी से परिवर्तन की अवस्था होती है, वृद्धावस्था सेवानिवृत्त की अवस्था होती है। तो सब उत्तर प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं हैं। 146 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रौढ़ावस्था के 2 विकासात्मक कार्य बताइए। पहला है शक्ति मतलब शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य में कमी के साथ समायोजन करना, ये पहली अवस्था मतलब कार्य। दूसरा सेवानिवृत्ति तथा कम हुई आय के साथ समायोजन करना, चूँकि आपकी जो है आप पहले नौकरी मान लेते करते हैं और उसके बाद नौकरी के बाद में आपका जब नौकरी छूट जाती है तो उसी को सेवानिवृत्ति कहा जाता है। रिटायरमेंट की अवस्था होती है तो उसके बाद में आपको कम पैसे मिलते हैं, तो उसमें भी आपको मतलब अपने जो है खर्चे को उठाना होता है। 147 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रौढ़ावस्था में 2 आंतरिक शारीरिक परिवर्तन बताएं। एक तो चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है, दूसरा पाचन तंत्र की क्रियाओं में परिवर्तन होने लगता है, ये उत्तर बाल्यावस्था यानी वृद्धावस्था में होता है। 148 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो केरल जो है सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला राष्ट्र है। अगला प्रश्न 149 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वृद्धावस्था में अप्रसन्नता के 3 कारण बताइए। तो वृद्धावस्था में अप्रसन्नता के 3 कारण कौन कौन से? पहला खराब स्वास्थ्य की वजह से लोग जो है वृद्धावस्था में अप्रसन्न रहते हैं। दूसरा जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो भी लोग अप्रसन्न रहते हैं। अकेलेपन का अनुभव बड़ा होता है, लेकिन चूंकि वृद्धों से कोई बात नहीं करना चाहता और इसके कारण से वो जो है बहुत दुखी होने लगते हैं। तो ये होती है आपकी जो है एडल्टहुड अवस्था, या जिसको आप बोलते हैं लेट एडल्टहुड या ओल्ड एज जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रजनन हार्मोन के कम स्राव का स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रजनन हार्मोन का कम स्राव से स्त्रियों में रजोनिवृत्ति हो जाती है। ठीक है, यानी मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और बाकी प्रश्न हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो ये एक रिवीजन के तौर पर एक छोटे छोटे प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लिखित वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे से कई सारे प्रश्नों को आप लोगों ने जाना होगा, समझा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर डालिएगा। ठीक है, आपके पेपर का नाम आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, मतलब इन सभी प्रश्नों को एक दो बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने इसमें कुछ समझाया इसीलिए नहीं, चूँकि इसमें समझाने लायक कुछ था नहीं, वैसे सिंपल सिंपल था, तो उसमें कुछ समझाने लायक था नहीं। बाकी मैं और प्रश्नों को अगर देखूंगा, समय मिलेगा, वैसे समय ही नहीं मिलता है। मनोविज्ञान वाले बच्चे भी कम होते हैं तो थोड़ा मन भी कम लगता है इसमें। हालांकि फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर मैंने सोचा मनोविज्ञान के लिए मैंने मेहनत करी थोड़ा बहुत, तो फिर देखेंगे इसमें। ठीक है, चर्चा करेंगे हम। ओके, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मनोविज्ञान का पेपर नंबर 1 था, जिसमें महासंग्राम ऑब्जेक्टिव के लिए और लिखित के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था ये। मनोविज्ञान का पेपर 1 लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, बीए पंचम सेमेस्टर। और आपको बता दूं इसमें मैंने छोटे छोटे प्रश्नों को बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में चर्चा करा है। बाकी अब हम एक मॉडल पेपर अगर आपको समय मिलेगा तो देंगे। ठीक है, अब इसको पूरा मेरे भरोसे पर मनोविज्ञान पर मत रहिएगा। बाकी मैं प्रयास करूंगा, मैं यही बता रहा हूँ, मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए दिया जाए, एक वीडियो और दी जाए। ठीक है, और इसके लिए
जो और मतलब जो दूसरा पेपर आपका है उसके लिए मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि दूसरे पेपर पर भी थोड़ा बहुत छोटे-छोटे प्रश्नों को लेकर के मैं इसी तरीके से वो उस वीडियो को भी आपको दे दूँ, ताकि कुछ आप आसानी से, जैसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला था तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत ही मिल जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा ये मिले कि भाई आप थोड़ा बहुत पढ़ लें यूट्यूब के माध्यम से। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से प्यार बनाए रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।